देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है अपना काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है ना स्कूल में सर, कि बैकग्राउंड चेक वगैरह वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं हो रहा है। No, what you said is perfect. ये लड़का जो है जिसको ऑन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया, किसी ने चेक नहीं किया इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, कहाँ से आ गया, बंदा अंदर आ गया, मतलब क्या हिस्ट्री शीटर है, क्या है, कुछ नहीं। अच्छा बाय द वे, डू वी हैव आवर नेक्स्ट गेस्ट विद अस और नो? क्या अगले गेस्ट आ गए हैं कि नहीं आए? अभी आ रहे हैं, चलिए ओके ना। बट जो आपने एक पॉइंट लिया, दिस इज एन ओल्ड रूल, जो छोटे सर 1925 का है सर, 1925 गर्ल चाइल्ड के वॉशरूम, यस, you need to have a lady out there, a lady who's going to look after that, see that she's going in, because but number one, they're small kids, number two, it's a girl child, so you need to have you can't have a man there, you can't have a man there, you can't have a man around that place there, impossible, you can't. How can you do that? And number two, the other thing also is that the toilet, as per the guidelines laid down by the Maharashtra Education Department, the toilet has to be near the classroom, as near the classroom as possible. यहाँ पर जो टॉयलेट है वो काफी डिस्टेंस पर था, तो बच्चियों को काफी दूर जाना पड़ता था, तो which is I don't know what we are doing anyway. No, but if he has enforced, included the police also to look into this, it's a very good move. You have multiple agencies monitoring a school. A local police station will have a jurisdiction that ये 5-6 स्कूल आपके jurisdiction में हैं, आप जाके हर रोज चेक कीजिए. They have their own constables. और सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप जी, आज की तारीख में कौन कहाँ पर कैसे स्कूल चला रहा है, दे शुड बी अ चेक एंड बैलेंस। एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए हर स्कूल के अंदर, हर हफ्ते में, हर 10 दिन के बाद, कौन कौन वहां पर काम कर रहा है, उसका आधार कार्ड क्या है, उसकी जितने भी वहां पर एम्प्लॉइज हैं उनकी क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है। जैसे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आप किसी को कुछ भी रखते हैं, किसी भी काम के लिए रखते हैं, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है साहब। Absolutely essential. ये क्या है? Absolutely essential. अरे, and it is not as if sexual assault can take place only on little girls, it can also take place on little boys. Yes. So let's be very clear. So you have to be very, very careful as far as schools are concerned, irrespective of the size of the school, irrespective of whichever school it is, whether it's a government school, whether it's a municipality school, whether it's a private school, and it may be the best school in the world, but in spite of that, you have to have police verification of all your employees, even if the school is owned by the biggest industrialist in the country, right down to even if it is run by the smallest municipality in the state. You cannot have any exceptions with regard to children's safety. You can't do that. सीधी सादी बात है। और नंबर 3, स्कूल बसेस में प्रदीप जी बहुत इंसिडेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, स्कूल की जो बसेस होती हैं उसमें कंडक्टर्स वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं उसमें बहुत इंसिडेंट होते हैं। तो पहले ये प्रपोजल आया था, ये प्रपोजल पहले दिल्ली में भी था और दिल्ली में शायद वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, कि बसेस के अंदर, स्कूल बसेस के अंदर स्पेशली देयर शुड बी CCTV कैमरास। आई होप दे एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एट द मोमेंट आई थिंक वी गॉट मिस्टर शैलेश पांडे ऑफ द BJP विद अस। Mr. Dwivedi also. Mr. Dwivedi I don't think is there right now. I think it's only Mr. Shailesh Pandey right now. Perhaps Mr. Dwivedi will join later. Shailesh Pandey जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय सिया राम सर। जय सिया राम। क्या बात। अरे शैलेश पांडे जी, दो चीजें हैं। एक तो चलो ये मैटर जो सीरियस मैटर है, बड़ा गंभीर मैटर है, उसको डिस्कस करेंगे। जो बदलापुर में हुआ, अभी जो कलकत्ता में हुआ, उसके बाद वो अभी फारुखाबाद में हो गया, ये बाकी सब ये जो बच्चों के खिलाफ जो कर रहा है, तो मतलब वो मैटर तो डिस्कस करेंगे ही। लेकिन उसके पहले मोदी जी गए यूक्रेन में गए मोदी जी, और माशाल्लाह मैं अंदर से बड़ा खुश हुआ हूं सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि पहली बार एक बैलेंस हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ रशिया के बारे में, हम लोग, भारत जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र देश है, आजाद देश है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया मोदी जी ने सबके सामने कि ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन साहब हमारे दोस्त हैं तो इसका मतलब हम उन्हीं के साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि युद्ध जो है, युद्ध की स्थिति खत्म होनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप बताएं सर, पांडे साहब। बिल्कुल, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूक्रेन दौरा का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, पूरे विश्व ने स्वागत किया है। क्योंकि Why is the audio coming distorted? एक सेकंड पांडे साहब, एक सेकंड, आपका ऑडियो जरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। Why is the audio being distorted? Can we check please? ये ऑडियो बड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है सर का, जरा देखिए प्लीज। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो कोई दर्शक होगा, उसको क्या समझ में आएगा?
Can you check, please? I am getting a very distorted audio from Mr. Shailesh Pandey. Really, Pradeep, the fact that Mr. Modi actually went to Ukraine, to my mind, is a matter of great pride for India. That we are balancing our people, that we are actually saying, hey, listen, we are for a situation where there should be peace everywhere, that war is no solution. And he's sending a message across to everybody that, hey, listen, we are not a client state of Russia. It is not as if we are with Russia in everything. And the statement उसका बुद्ध not युद्ध. हम गौतम बुद्ध के देश है और हम गौतम बुद्ध के प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉलो करते हैं. जी. And गौतम बुद्ध is बुद्ध not युद्ध. जी, बोलिए सर, बोलिए. One single line was very. मैं कनेक्टेड हूँ. हाँ, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी शक्ल भी दिख रही है, आपका बड़ा खूबसूरत कुर्ता भी दिख रहा है और टीका भी दिख रहा है. बोलिए सर. जी पांडे जी. अरे अभी तारीफ करी, इतना बढ़िया सब कुछ दिख रहा है, अरे फ्रीज हो गया फ्रेम. क्या कर रहे हो भाई? This is amazing. This today I think is a very weird day. We must check today's planetary positions. So we were talking about बुद्ध not युद्ध. That's right. तो मोदी जी ने एक मैसेज क्लियर कर दिया है. बुद्ध युद्ध is not a solution. War is a first step where truth is sacrificed. सच्चाई का मौत वहीं पर होता है जब युद्ध शुरू होता है. Then there's no truth, there's no untruth, there's only war. So he in his own way has signified a lot of things. Yeah, but the only thing is that the matter seemed to have escalated over there with these chaps hitting those buildings in Russia with drones in a copycat of what took place on 9/11 in New York, where the Twin Towers came down, and then the Russians have hit back with over 200 missiles and stuff like that. So I hope it stops, because this Ukraine war has really and truly affected everybody. I mean, I hope it stops now, because it's been on for more than a year and a half. I think. And I don't think Prime Minister Modi would have gone there without, other back office channels really working out there, because एक वो युद्ध विराम जगह पर जाना, he probably went with a proper message of peace, and probably he had the assent of both the parties when he went there. But जैसे आपने कहा, जैसे वापस आए, Ukraine upped its attacks. Now is the point here कि where we see in Pakistan, the military has different divisions. एक peace करता है, दूसरा goes on war. We saw that so many times that अटल जी बस लेके वहाँ पर गए और तुरंत कारगिल वहाँ से ऑपरेशन हो गया. Even when Kargil was planned, even when Atalji was crossing the border, taking a peace initiative. That's right. As soon as the peace bus crossed the Wagah border, these guys had already come into. They entered Kargil. Kargil. And it was not that Nawaz Sharif never knew. He was totally in tune with Pervez Musharraf and all the generals who had started this war. And here he was there shaking hands with Atalji. अरे part of a peace process. जब भी मार रहे हैं उनको, he was hugging him so and talking about peace. You don't peace. know how things work out in various areas, various countries, and various. If the entire country is not with one particular person, whatever he does doesn't matter at all. So That's right. But anyway, as far as Pakistan is concerned, Pradeep जी, हर देश के पास फौज होती है. पाकिस्तान ऐसा देश है कि फौज के पास देश है. तो मतलब वो तो ओनरशिप है ना फौज की. बिल्कुल. जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है. Yes. तो पांडे साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ आपको. जी, तो पांडे साहब आप यूक्रेन पे बात कर रहे थे, बोलिए सर. हाँ, तो वही मैंने पहले कहा कि यूक्रेन का दौरा के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और मैं ही क्या पूरी दुनिया बधाई दे रही है, क्योंकि रशिया जो है वो हमारा नैसर्गिक सबसे परम मित्र है, परम सहयोगी है, और उसके साथ ही साथ मित्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन विश्वास पात्र, विश्वसनीय मित्र जो होते, रशिया उसमें से एक है. हमारे नरेंद्र मोदी जी के विदेश नीति के कारण बहुत सारे नए मित्र भी हमारे बने हैं. अरब कंट्रीज में बहुत सारे नए मित्र बने हैं. अमेरिका हमारा मित्र बना है. लेकिन शुरुआत के दौर से लेके और अब तक रशिया हमारा सबसे बड़ा भरोसेमंद और विश्वसनीय मित्र रहा है और है भी. और इसके बावजूद भी यूक्रेन से मिलना, वहां पर शांति स्थापना करने की बात कहना, वहां पर युद्ध को रोकने की बात कहना, आज नरेंद्र मोदी जी एक विश्व नेता के रूप में, जो विश्व गुरु भारत भूमिका पहले से निभाता आ रहा है, एक बार फिर से विश्व गुरु की भूमिका निभाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया, उसका हम सभी लोग साधुवाद करते हैं, और देश में शांति, अमन, चैन सभी जगह रहे.
यही हर नरेंद्र मोदी का भारतीय उसको लेकर के गर्वान्वित है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, और बिल्कुल गौरवान्वित। और जो लोग उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज गौरवान्वित। करते हैं या जो लोगों ने उसको उल्टी सीधी जो भी मतलब सोशल मीडिया पे जो भी आया है, उसको मुझे लगता है इग्नोर करना चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि उनको या तो समझ नहीं है या क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। उनको राजू जी ये बताना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने हिंदुस्तान का, भारत का तिरंगा झंडा दिखाकर सर वहां से सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, तुरंत बाहर आए। अरे सर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, इन सब लोगों बिल्कुल, ने बहुत सारे भारत देश का के लोगों झंडा ने। भारत का क्योंकि झंडा लेकर के गए। भारत का तिरंगा एक शान बना। आज ये भारत का गौरव को बढ़ाया है नरेंद्र मोदी जी ने, जी, नरेंद्र जी। मोदी जी। जी, इसके लेकिन लिए चलिए मैं तो कहूंगा अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ सर। I want to पूरे ask देश him को about, नरेंद्र मोदी जी को very कृतज्ञ important thing रहना about चाहिए। Jammu Kashmir, sir, Article जी, बताइए, 370 बताइए। और पांडे जी, शैलेश पांडे जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक साथ। अभी थोड़ी देर में शिवसेना के द्विवेदी जी हमको ज्वाइन करेंगे। बात यह है कि अमित शाह जी ने 10 प्रश्न पूछे हैं, 10 प्रश्न कि आर्टिकल 370 रिस्टोर करने वाली बात कहा है फारूक अब्दुल्ला साहब ने। जी कहा है। राहुल गांधी जी आज उनके साथ है, पार्टनर है, अलायंस है। क्या आर्टिकल 370 रिस्टोर होगा? 35 रिस्टोर होगा? लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे, डायलॉग विद पाकिस्तान होगा। जो स्टोन पेंटर्स है, जो फत्तरबाज है, क्या उनको वापस नौकरी पे लगे? तो ये सब अहम चीजें हैं। क्या कांग्रेस उस पर कॉम्प्रोमाइज करेगा? अच्छा पांडे जी, कैसे देखते हो आप? देखिए सर, कांग्रेस की इस वक्त जो नीति हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, भाजपा विरोधी यहां तक थी, वो तो समझ में आता है, जबकि ये भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी हो गई है। स्वतंत्र वीर सावरकर को ये टिप्पणी करते हैं, लेकिन देश विरोधी हो जाएगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। आज कांग्रेस की जो नीति है वो देशद्रोही नीति हो गई, देश विरोधी नीति हो गई है। क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जम्मू कश्मीर में ये कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम धारा 370 फिर से लाएंगे, जो हटाया गया उसको फिर से लाएंगे, यानी कि आज जो कश्मीर के अंदर कश्मीरियत को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया है। कश्मीर के शांति को अशांति में बदलने का काम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस अब कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रहा है। राहुल गांधी एक प्रकार से कश्मीर में अशांति फैलाने का ये काम करने वाले हैं, ऐसा उनके एजेंडा में सेट है। राइट, तो ये मैं ये जहां तक- कहता हूं कि जी। कश्मीर की जनता और हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब पूरे देश में देगी। अब ये कश्मीर का जो विषय है वो सिर्फ कश्मीर का विषय नहीं है, सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है, सिर्फ कश्मीरियत का भी नहीं है। ये विषय हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानियत का है, और ये विषय राष्ट्रभक्ति का है कि हम जिस कश्मीर, जो हमारा महर्षि कश्मीर ऋषि के द्वारा बसाया गया, कश्यप ऋषि के द्वारा जी। बसाया गया कश्मीर, जहां पर मां शारदा का मंदिर, मां मार्तंड का मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर, बाबा अमरनाथ की साक्षात दर्शन देने वाली गुफाएं, ऐसे पवित्र स्थल, ऋषियों मुनियों की धरती, और हम तो उसे नंदनवन कहते हैं, नंदनवन, और दुनिया उसे धरती का स्वर्ग कहती है। उस धरती के स्वर्ग में जहां केसर की क्यारी लहलाती है, उस केसर की क्यारी को खून से सानने का काम, रंगने का काम आतंकवादियों ने किया, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस के राज में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में केसर की क्यारी से खून नहीं, केसर की क्यारी से सुगंध फैल रहा है, शांति का, अमन का, चैन का, रोजगार का, आज भाईचारे का, आर्टिकल 370, बाला साहब ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी का सपना, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था आर्टिकल 370। दो ही सपने थे, अगर बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आर्टिकल 370 राम मंदिर मैं चाहूंगा बने। मगर आज आपके अलायंस पार्टनर राहुल गांधी जी, कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला के साथ बात यह चल रहा है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर करे, 35 रिस्टोर करे। जो शंकराचार्य का हिल है, जो शंकराचार्य का पहाड़ है, उसका नाम चेंज करके ताकत सुलेमान रखा जाए।
हरी हिल, जो हरी का पहाड़ है उसको कोहे मरम करके वापस रीनेम करे, तो ये क्या एक्सेप्टेबल होगा? ये एक्सेप्टेबल होगा? बाला साहब ठाकरे जी अगर जीवित थे तो कभी एक्सेप्ट करते थे? द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना। देखिए प्रदीप जी, बात जो बात अभी मैं सुन रहा था, अभी अपने भाई जो लोग कह रहे थे, पांडे जी, शैलेश पांडे जी, बीजेपी रोजगारी संसाधन जुड़ा दिया, आज बेरोजगारी और जो महंगाई देश में चल रही है ये नहीं दिखाई पड़ रही इनको, न इससे कोई मतलब है। आज 80 करोड़ जनता जो है वो राशन के लिए परेशान है, वो राशन ले रही है सरकार से। कह रहे जम्मू कश्मीर में अमन चैन पैदा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले 5-6 आतंकवादी हमले हुए। ये एक चीज क्यों नहीं जानते हैं कि सब यही देश चला सकते हैं? बीजेपी जो है देश चला सकती है, बाकी लोग देश नहीं चला सकते। अरे बीजेपी का देश चलाने का जो स्टाइल है, वो तरीका जो है, वो देख लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो ईडी सीबीआई जो छापे मारती पैसा ये रखते हैं। कैसे कह रहे हैं हम चला लेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा रखा जा रहा है, वो क्यों नहीं खर्च हो रहा देश की जनता में? पीएम केयर फंड में जो पैसा रखा है क्यों नहीं खर्च हो रहा देश में? आप कहते चाइना तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है, चाइना कब्जा कर रहा है, क्यों नहीं उसे लिया जा रहा? क्यों नहीं उससे बात की जा रही है? तो देखिए, कहने की बातें अलग है, करने की बातें अलग है। जम्मू कश्मीर में क्या 370 धारा हटने के बाद कितना अमन चैन है? क्या कांग्रेस पार्टी आएगी या शिवसेना की पार्टी वहां आती है या जब भारत अलग पार्टी आती है तो क्या अमन चैन खत्म हो जाएगा? देखिए, सब कहने की बातें हैं। जो आदमी वहां का मुख्यमंत्री रहा, इतने दिन उसने चलाया, जम्मू कश्मीर राज्य रहा उनका, कहाँ अमन चैन खराब हो गया? बोले पांडे जी, कहाँ अमन चैन? आतंकवादी हमले अगर पहले होते थे तो आतंकवादी हमले आज भी हो रहे। पांडे जी, आप द्विवेदी जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि पहले जो लाल चौक है श्रीनगर का, वहां पर तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया जाता था। आज जहां से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, आज वहां पे हर तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम का गान हो रहा है। आज पहले वहां पे मुहर्रम के ताजिए नहीं निकलते थे, आज वो रैलियां निकल रही हैं। आज श्री कृष्ण जन्म की रैलियां भी निकल रही हैं और ताजिया भी निकल रहा है। आज वहां पे सर्वधर्म समभाव और सद्भावना और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर भारत माता का तिरंगा लहराया जा रहा है। वरना पहले वहां तिरंगा लहराना भी मुश्किल हो गया था। किस तरह के हालात हुए थे कश्मीरी पंडितों को ये भूले नहीं है कि वहां के मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि कश्मीर छोड़ दो, आपके बहन बेटियों को हमारे लिए छोड़ दो और तुम छोड़ के चले जाओ। उसके बाद कितने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, घर जलाए गए, माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वो दर दर भटकना पड़ा, ठोकरे खाना पड़ा कश्मीरी पंडितों को। आज वो हादसा जो उस दौरान हुआ था, उसको कोई देश का सच्चा नागरिक भूल नहीं सकता है। जो इतनी विभत्स घटना, जितनी दर्दनाक घटना, और एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते थे, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, इक्का दुक्का नहीं, गांव में गांव उड़ा दिए जाते थे, बड़े से बड़े विस्फोट होते थे, बड़े से बड़े आतंकवादी गतिविधियां होती थी। आज वो कहाँ है? आज वहां पर केसर की क्यारी में आज सुगंध फैल रहा है। डल झील की हालत देखिए। आज आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप डेटा देखिए कि वहां पर 370 हटाने के बाद धारा, कश्मीर में पर्यटनों की संख्या बढ़ी है, रोजगार की संख्या बढ़ी है। मैं दूसरों को जाने दो, मैं खुद बाबा अमरनाथ जी के दर्शन गया था। वहां पर जो घुड़सवार थे, वहां पे जो खुच्चर चालक थे, सारे वहां पे मुसलमान भाई थे जिनको रोजगार मिल रहा है, जो टपरी चला रहे, दुकान चला रहे। मैंने उनसे बात की, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा। मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के बात कही, तो मैं बोला कैसा लग रहा है आप? तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा। बोला मोदी जी के बारे में आप क्या कहते हैं? तो बोले नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मोदी जी जैसा ही नेता की जरूरत थी। आज नरेंद्र मोदी जी की कारण ही आज कश्मीर के ये अच्छे हालात हुए, और हम चाहते हैं कि कश्मीर के हालात और अच्छे हो और हम यहाँ पर भाईचारा कायम हो, अमन शांति कायम हो, और देश में जो पूरी दुनिया कश्मीर को भारत का ही नहीं धरती का स्वर्ग कहती है, द्विवेदी जी बोलिए, स्वर्ग बने। द्विवेदी जी बोलिए, सुना आपने? अमरनाथ यात्रा पहले नहीं होती थी क्या?
अमरनाथ यात्रा पहले नहीं होती थी, पहले बंद थी क्या? अरे नहीं, बंद जैसे नहीं थी। पहले होती थी वैसे अभी भी हो रही है। जी नहीं, अमरनाथ यात्रा क्या नहीं होती थी? पूछे, अमरनाथ यात्रा पहले नहीं होती थी क्या? पहले आतंकवादी होती थी। धमकियां भी मिलती थी। अरे कि आतंकवादी क्या यात्रियों को जैसे हमला पहले करेंगे। होती थी वैसे आज अरे भी हो रही यात्रा है। कितनी बार देखिए रोकी जाती हवाबाजी थी। करने पहले से, आतंकवादी हवाबाजी करने से धमकी कोई देते फायदा थे, नहीं। सरकार यात्रा को देखिए रोकने का मोदी रोक जी, देती थी। देखिए मोदी और जी कार्य आज क्या है? आतंकवादियों की वो हिम्मत उनका नहीं है उद्योगपति कि आज है, अमरनाथ उनका यात्रा जेब को रोकने भरना। का भी बात वो कर सके। आज आतंकवादियों की कमर को तोड़ा है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नरेंद्र मोदी की अरे गृह कितनी सेफ कमर नीति है। टूटी कितनी नहीं टूटी है वो वहां का व्यक्ति जानता है, जम्मू कश्मीर का। वो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन अमरनाथ यात्रा पहले होती थी, वैष्णो देवी यात्रा की पहले होती थी, वो आज भी हो रही है। अरे उसमें कौन सा पहले तीर मार दिया? यात्राओं के दौरान बम नहीं, फटते थे, हवाबाजी। अब आतंकवादी चुप हमले रहिए, सुन होते थे, लीजिए। आतंकवादियों अब की चुप रहिए, धमकियां सुन मिलती लीजिए थी। पहले। लेकिन आज हमारी ऐसी अरे चुप रहिए, ऐसी जाबाज सुन लीजिए नीति पहले बात है होगी। जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी के जाबाज फौलादी इरादों के कारण आज आतंकवादियों के भी हौसले पस्त हुए हैं सर। आज आप जाइए, लेकिन और पांडे देखिए अभी आपकी साहब- पार्टी के राहुल गांधी गए थे ना, किस तरह से वहां पे मजा कर रहे थे लेकिन श्रीनगर शैलेश में। पांडे साहब, लेकिन थोड़े साल शैलेश पहले वो पांडे जाने की किसी हिम्मत नहीं साहब, किया। कोई अभी कांग्रेसी नेता जाता था क्या अभी श्रीनगर में? का जो आंकड़ा है वो ये है कि मोदी जी के आने के बाद तीसरी टर्म में 17 से ज्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिसमें हमारे 18 सैनिक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं सर। लेकिन सर आप 17 कंपैरिजन आतंकवादी हमले करिए हैं ना पहले सर। में और अब में जमीन आसमान का फर्क है राजीव जी। पहले जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उसमें और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले श्रीनगर में रैलियां निकलती थी क्या? वहां पर ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रैली निकलती थी क्या? राम नहीं जन्मभूमि निकलती। की रैली करेक्ट। निकलती थी क्या? उसमें कोई दो राय नहीं। मरदम का ताजिया नहीं निकलता था, ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। जी। ताजिया बंद था 20-22 साल से। 22-23 साल के बाद वहां पर पहली बार इस साल ताजिया निकला है। वहां 28 ताजिया साल की के रैलियां बाद। निकली है वहां पे 28 साल के बाद, 28 साल 28 साल के बाद। जी हाँ। तो ये आप जो अच्छी बातें हो रही हैं आप उसको तो बधाई दीजिए, उसका तो जी। साधुवाद करिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 रिपील करने के बाद और उसको यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद काफी कुछ अच्छा हुआ है। और कहने का मतलब ये है, द्विवेदी जी, कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर मान लीजिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई युति हो जाती है तो हो सकता है जो पुराने जिन्न भूत जो हैं वो अभी अंदर दुबक के जो अभी छुप के बैठे हैं, हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं। कहने का मतलब ये डर इस बात का है। द्विवेदी जी, आप इस पे क्या क्या सोचते हैं, जरा ये बताइए। वो जो पथराव करते थे, उल्टी सीधी चीजें करते थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है बजाज साहब। जी। बजाज साहब, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस देश में जो हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं या जो लोग हैं कि इस देश में जब कांग्रेस सरकार आई थी यहाँ क्या था। मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा जो बोलिए ना बात सर। आप कह रहे हैं। बोलिए बोलिए। क्या था पहले? रेलवे लाइन कितनी थी? क्या आयुर्वेद संस्थान थे? क्या हवाई अड्डे थे? मतलब रेलवे लाइन नहीं थी, हवाई अड्डे नहीं थे। कितनी रेलवे लाइन थी? कोयले का इंजन चलता था। आज किसका इंजन चल रहा है? बिजली का इंजन चल रहा है। देखिए अब ये विषय छोड़ के लेके भाग हवाई गए। जहाज बन रहा। अब ये कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। अरे सुन तो लीजिए पहले मेरी बात। सर वो कश्मीर की ही बात कर रहे अरे हैं। सुन लीजिए पहले, मैं कश्मीरी अरे वो में रहा हूं। कश्मीर की ही बात कर रहे हैं। कश्मीरी कश्मीर में में रहा हूं। रेलवे भी लालू जी ने शुरू करी, लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू करी कश्मीर की जो रेलवे है। मैं ये वही मेरी कह बात रहा हूँ ना, है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ। रेलवे से लेके हर सुविधाएं जो हैं वो क्या है नहीं क्या? आज मतलब जबरदस्ती की पढ़ाई कर रहा, जबरदस्ती हवाबाजी कर रहा। अरे भैया 18-19 अक्टूबर वो बजाज साहब ने भी बताया, इतने आदमी मर गए। देख रहे होंगे इतने 18-19 आदमी, 44 आदमी अच्छा पुलवामा मुझे मरे। ये बताइए उसका हिसाब किताब नहीं कि हुआ। आपके शासन काल के पुलवामा अंदर में हमले कश्मीर में 44 सैनिक मरे। पत्थरबाजी होती थी। अरे वो 300 आतंकवादी टन, वहाँ 300 के टन। अरे युवाओं सुन तो को लीजिए गुमराह भाई। करके अरे अपने सुनिए साथ तो, मिलकर सुनिए तो। पत्थरबाजी करते 300 थे। टन और ऑडियंस कहाँ से पत्थरबाजी आया था? सिर्फ मुझे बता नेताओं पर दीजिए। या लोगों पर नहीं, 300 वहाँ टन ऑडियंस भारतीय कहाँ से सेना आया के था? ऊपर कई बार बजाज साहब, पत्थरबाजियां जी। की, जिसके इनसे वीडियो मुझे 300 न्यूज़ ऑडियंस, चैनलों के 300 टन माध्यम से ऑडियंस सारे कहाँ से देश आया में ही था? नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। आप उसकी भी तो बात करिए। आपके शासन अरे काल में 300 टन वहाँ पर ऑडियंस कहाँ से आतंकवादियों आया के था साथ पुलवामा से में? वहां पर पत्थरबाजियां की जाती थी। और पत्थरबाजियां सिर्फ नेताओं या कार्यकर्ताओं या आम नागरिकों पे नहीं, भारतीय सेना के जवानों के ऊपर भी पत्थरबाजियां हुई थी। ये देश भूल नहीं सकता है।
ये हमने देखा है न्यूज चैनल के अंदर, ये हमने वीडियोस को देखा है। वहां पे भारतीय सेना के सैनिकों के सर को फटे हुए देखा है, उनके सर से खून आते हुए देखा है। वहां पर एक तरह से राक्षसी प्रवृत्ति की आतंकवादी विचार को लेकर पत्थर मारते हुए हमने देखा है। और उस विभत्स दृश्य को, उस अन्यायपूर्ण दृश्य को क्या कश्मीर के अंदर आज भारतीय सेना के सर फोड़े जा रहे हैं क्या? आज वहां के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं क्या? सर गोलियां चल रही है सर, गोलियों से मारा जा रहा है। वही है ना, आज वहां पे रैलियां निकल रही हैं, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, लोग वहां पर पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। अरे आप अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कश्मीर में बदले हुए हालात की आप बधाई दीजिए, आप बखान कीजिए। आप अगर बखान करेंगे तो जब भी कश्मीर में उसकी साख पूरी दुनिया में, तो ये बता दीजिए सर, बहुत बढ़िया। अरे एक मिनट पांडे साहब, अरे पांडे साहब एक मिनट। कश्मीर में रोजगार बढ़ेगा, कश्मीर के भाइयों बढ़ गया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सर बढ़ गया है, भाईचारा बढ़ेगा। आप कश्मीर में भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं। भाईचारा बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, रोजगार बढ़ गया। कश्मीर को आप बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा पांडे साहब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो 2 लिस्ट निकाली उनको फिर वापस क्यों लिया? कश्मीरियत एक साथ। अरे पांडे साहब आपको लिस्ट वापस क्यों लेनी पड़ी? अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा पे। अरे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों थे। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों वाजपेयी जी की सरकार में थे। और 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, अभी आपकी कैंडिडेट लिस्ट, सर आपने समर्थन वापस मंडल के ऊपर लिया, आपने समर्थन लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी पे लिया, हमने आंदोलन किए थे कहा उसके खिलाफ। सर आपने समर्थन लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी पे लिया। राजू जी सुनिए, पांडे जी एक मिनट पहले सवाल सुन ले प्लीज। अभी की बात करते हैं, आज की तारीख में आपने 2 लिस्ट रिलीज करी, आपको दोनों वापस क्यों लेनी पड़ी? फिर नई लिस्ट आपको रिलीज करनी पड़ी, इसके पीछे क्या राज, क्या है, क्या हो गया था? लोग वहां पे क्या बगावत करने पे उतारू हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि राम माधव जी को आपको दोबारा वहां पर भेजना पड़ा? सर बताएं प्लीज। देखिए राजीव जी, ये पार्टी की रणनीति होती है, कूटनीति होती है। और हमने भी जब देखा कि वहां के स्थानीय नेताओं का जो सोच है, जो रुख है, हमने उनका स्वागत किया है। ठीक है, जाने अनजाने में या किसी भी कारण से कोई बात हो सकती है, लेकिन जब हमको हमारे ध्यान में वो बात लाई जाती है, स्थानीय नेता, स्थानिक लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो हमने उनके विषय को, उनकी बातों को उन्होंने सम्मान किया, इसलिए वो सारी। तो चलिए सर कश्मीर से निकलते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं पहले, द्विवेदी जी आप बताएं। सर अजीत दादा पवार आंदोलन कर रहे हैं, अभी एक अजीत दादा पवार ने एक आंदोलन आज शुरू किया है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के गिरने के बाद। क्या लग रहा है आपको सर द्विवेदी साहब, ये आंदोलन किसके खिलाफ है? द्विवेदी साहब देखिए प्रदीप जी, महाराष्ट्र की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, क्लियर कट सुना दिया है। जैसे लोकसभा चुनाव में सुनाया था, वैसे विधानसभा चुनाव में सुना दिया। अभी तक इनकी चुनाव तारीख घोषित करने में इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, चुनाव की तारीख घोषणा करने में इनकी अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और वहां की जनता ने बिल्कुल साफ साफ वर्डिंग दे दिया है कि अब की सरकार जो बनेगी, महाविकास अघाड़ी सरकार बनेगी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार सरकार बनेगी, निश्चित बात है। तो जो स्थितियां महाराष्ट्र की हैं, आप कुछ भी करें, ये सब कुछ भी करें, उसका कोई लाभ अब इनको मिलना नहीं है बॉस जी। अब आप बोले सर। सर पांडे जी। द्विवेदी जी, क्या ये लाड़की बहन योजना, ये अन्नपूर्णा योजना, ये गुलाबी रिक्शा योजना, ये फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन योजना, ये द्विवेदी जी इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा? शिंदे साहब तो वेरी कॉन्फिडेंट है, देवेंद्र फडणवीस जी एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट है। देखिए प्रदीप जी, से राम मंदिर का 73 का इनको घमंड था कि राम मंदिर अगर हमने बनवाया है तो इनको घमंड था कि पूरे देश के अंदर जो 400 पार कर देगी, 370 पार इनको मिल जाएंगी। नहीं हुआ देखिए। तो ये चीज जनता भी जानती है कि आप वो जो कार्य आप पहले से करते, आज लाडली भाई योजना है, जो भी योजनाएं हैं
वो आप 2 महीने पहले लेके आए। आप अगर जब आप आए थे आपको तुरंत लागू करना चाहिए था। ये इससे पहले भी फरवरी सरकार थी, तब लागू नहीं किया। जो पार्टी इन चीजों को कहती है साहब ये रेवड़ी बांटना गलत है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी बांटना गलत है, अब आप तो रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री इन्हीं के पार्टी प्रधानमंत्री है, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है इसके माने। सर लेकिन अजीत दादा पवार आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अजीत दादा पवार आंदोलन क्यों कर रहे हैं सर द्विवेदी जी? क्या वापस आ रहे हैं शरद पवार जी के पास? वापस आ रहे हैं क्या द्विवेदी जी? अब देखिए ऐसा है कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन चाहे एकनाथ शिंदे जी हो चाहे अजीत दादा पवार हो, निश्चित आप जान लीजिए जितने दिन की राजनीति थी, जितने दिन मुख्यमंत्री बनना था, बन लिए। चलिए पांडे जी आप बताएं सर। भाजपा को जितने दिन राज करना था राज कर लिया, अब समय आ गया बदलाव का। पांडे जी आप हारने वाले हो। 106 थे इनके खबर सुन लीजिए, 106 थे। मैं प्रदीप बजाज जी मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर 2.5 साल से 5 साल सरकार चलती रहती महाविकास अघाड़ी की सरकार, तो शायद जो चुनाव आ रहे थे आज चुनाव जो हो रहे थे उसमें भाजपा की सरकार बन जाती। बहुत स्पष्ट बता दें आपको। लेकिन 2.5 साल बाद जिस तरह से इन्होंने तोड़फोड़ की, चाहे एनसीपी तोड़ा, चाहे सरकार, चाहे इन्होंने शिवसेना तोड़ा हो, तो ये तोड़ने की वजह से इनकी जो छाप थी, छाया थी, जो इनका जो जनता के प्रति झुकाव था, वो आज की डेट में खत्म हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण यह है, लोकसभा चुनाव में लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, लेकिन जिस देश की जनता ने, चाहे महाराष्ट्र, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जिस देश की जनता, इन राज्यों में जिस तरह की हार जनता ने इनको दी है, वो शायद बताने के लिए इनको सही है कि आने वाले दिनों में इनकी जरूरत है। चूंकि यहाँ वोट से राजनीति होती है, हमारे वोटर ज्यादा निकल आए, हमारे कम हो गए, बहुत सी सीटें ऐसी जो 1000-2000 से जीती गई। अगर फासला ये न रहा होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। पांडे जी कुछ भी करो आप हारने वाले। कोई भी स्कीम बोलिए पांडे जी बोलिए। कोई भी स्कीम निकालिए आप हारने वाले। द्विवेदी जी बोल रहे हैं। नामग्याल जी मुझे समय दीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा समय इन्होंने लिया, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। मैं बारी बारी से सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी अजीत दादा से शुरू करें सर। अजीत दादा से शुरू करें। अजीत दादा पवार आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, सबसे मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करता हूँ। हाँ बोलिए ना सर। महाराष्ट्र के विषय सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नहीं है सर, उद्धव ठाकरे सेना के। हाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे के जी। ये जो एनडीए अलायंस के प्रवक्ता, एनडीए अलायंस के नेता हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झूठ बोलकर अफवाह फैला कर काम किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में चुनाव नहीं होंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस तरह से एक अफवाह भरा माहौल बनाकर देश की जनता को गुमराह किया। वही स्थिति महाराष्ट्र में ये फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता इस बार इनके गफलत में आने वाली नहीं है, इनके बहकावे, इनके गुमराहीकरण में आने वाली नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता, मैं आपको बताना चाहूंगा आंकड़े के साथ, देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस जो हमको पूरे महाराष्ट्र में मत मिला है, वो मात्र हम महाविकास आघाड़ी से 2 हमको मत कम मिले, और वो 2 लाख मत हम इन 6 महीनों के अंदर हमने कवर कर लिया है। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है महाराष्ट्र की जनता पर भी और हमारे काम पर भी कि जिस तरह के काम पिछले महीनों में हमने, महायुति सरकार ने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री दादा के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, उसके कारण हम ये 2 लाख वोट कवर कर चुके हैं। और हमारी जीत एक बार फिर से महायुति की होगी। उसका कारण प्रमुख रूप से यह है कि जो हमने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लाया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का लाभ महाराष्ट्र के गांव-गांव से लेकर, गली-गली से लेकर, शहर-शहर से लेकर माताएं बहनें ले रही हैं, और उनको 2 किस्त उनके अकाउंट्स में पहुंच चुका है। और इसके कारण बहुत ही अच्छा उत्साहपूर्ण माहौल माताओं बहनों में, महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के अंतर है। और महाराष्ट्र की लाडली बहनें इस बार वो चाहती हैं कि फिर से महायुति की सरकार बने, क्योंकि बार बार इनके नेता, मैं कोट करना चाहूंगा,
संजय राउत ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि क्या महाराष्ट्र की माताएं बहनें गुलाम हो गई हैं, जो कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के 1,500 रुपए के लिए क्या गुलाम हो गई हैं, ऐसा उन्होंने कोट किया। वो विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र प्रदेश के दानवे उन्होंने कोट किया कि क्या महाराष्ट्र की महिलाएं रिश्वतखोर हो गई हैं कि 1,500 रुपए के लिए महायुति का गुणगान कर रही हैं। तो एक तरह से संजय राउत और दानवे जो विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की माताओं बहनों का घोर अपमान किया है। इस तरह से उन्हें गुलाम कह के, उन्हें रिश्वतखोर कह के, और इसका आक्रोश संपूर्ण महाराष्ट्र के माताओं बहनों में है, महाराष्ट्र की जनता में है। और महाराष्ट्र सर अजीत दादा किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हम यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी तू नारायणी की हमारी, और जिस माता को हम नारायणी कहते हैं, पूजा करते हैं, उनको ये रिश्वतखोर कह रहे हैं, उनको ये गुलाम कह रहे हैं। इसका मैं घोर विरोध कर रहा हूं। और अब इनकी अफवाह में महाराष्ट्र की जनता सर अजीत दादा पवार किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? उन्होंने आज एक आंदोलन शुरू किया है। किसी के भी अजीत दादा पवार जो उसके अंदर जवाबदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ वो बात कर रहे हैं, और उनके खिलाफ, और उनका जो विषय है वे आत्मक्लेश का है, वो आत्मक्लेश का विषय है। और वो खुद हर मन से कहते हैं कि महायुति में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम एक साथ हैं, मजबूत हैं, और एकजुट होकर हम महाराष्ट्र की जनता के सामने। पांडे जी, करप्शन पुतला गिर गया। पुतला का जिस प्रकार से हुआ है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी ने आलोचना किया। अब वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारायण राणे जी के लोग जाके मारपीट वहां पर करते हैं। करप्शन इस कदर बढ़ गया कि पुतला गिर गया। शरद पवार साहब का कहना है एटलीस्ट पुतला पर तो करप्शन नहीं करते आप, वहां पर भी आपने करप्शन कर दिया। पांडे जी नहीं, ये सारी बातें बेबुनियाद है, कोई करप्शन का विषय नहीं है। देखिए, विषय सीधा है कि जैसे ये घटना घटी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी जवाबदार है, वहां के जो मूर्तिकार थे और जो भी आर्किटेक्ट थे, वो उनको तुरंत उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया गया। और एफआईआर भी इतने कठोर धाराओं में किया गया, आप देखेंगे सदोष मनुष्य वध का ऐसी धाराएं उसके अंदर लगाई गई हैं, कठोर से कठोर एफआईआर लॉन्च किया गया। और एफआईआर लॉन्च करने के बाद 2 समितियों का गठन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, महायुति सरकार के द्वारा, जिसमें एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र सरकार के जो टॉप मोस्ट इंजीनियर्स हैं, टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट हैं, टॉप मोस्ट मूर्तिकार हैं, जे स्कूल्स आपके जो बड़े मूर्तिकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और आईआईटी पवई के जो बड़े इंजीनियर्स हैं, और सरकार की और नौसेना दल की, इन सारे लोगों को मिलाकर एक बड़ी समिति का गठन किया गया है। और यह समिति का गठन इसलिए किया गया जल्द से जल्द वहां पर हम एक नई मजबूत से मजबूत मूर्ति का निर्माण। कहने का मतलब ये हुआ कि नेहरू जी ने 1957 में जो मूर्ति स्थापित करी अभी भी है, और 8 महीने में मूर्ति गिर गई। राजीव जी, मुझे पूरी बात करने दीजिए। जी बोलिए ना सर, सुन रहा हूँ, आप ही को सुन रहा हूँ सर। इस घटना के लिए ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है, बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, अखंड हिंदुस्तान की आराध्य सर, ये समिति का गठन तो पूजा करते हैं, इसलिए ये विषय हमारे लिए बहुत ही दुख का है। हम बहुत दुखी है इस विषय को लेकर। लेकिन पांडे जी, ये समिति का गठन, जिन समितियों की आप बात कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, हमारे देव है। आज अरे शैलेश पांडे जी, ये हमारा भी, हम भी बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। 50% अरे एक सेकंड सर, प्रदीप जी एक सेकंड, शैलेश पांडे जी एक मिनट सर, एक मिनट। मूर्तिकार हो, नो सर, आई डोंट एग्री विद यू। नो सर, नो 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 सर, नो सर, हम उस स्थान पे करेंगे। नो सर, यू कैनॉट गेट अवे विद दिस, यू कैनॉट एस्केप। ये जो आप समितियों के गठन की बात कर रहे हैं, आईआईटी पवाई की इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये समितियों का गठन तो पुतला बनाने के पहले होना चाहिए था। आपको मालूम नहीं है कि कितनी विंड स्पीड है वहां पे? आप शोर के ऊपर बना रहे हैं, सी शोर के ऊपर बना रहे हैं, बिल्कुल बीच के ऊपर आप बना रहे हैं, वहां पर ये पहले क्यों नहीं किया गया? पहले उठा करके जो भी पुतला बनाओ, हॉलो पुतला, अंदर से बिल्कुल खोखला है। जरा एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जरा हवा का झोंका आया, उसमें नट एंड बोल्ट जो नीचे थे उसमें जंग लगा हुआ था, टूट गया। सर ये सब चीजें तो पहले होनी चाहिए थी ना।
जी वही मैंने वही कहा ना कि जो भी गलतियां हुई हैं और जो भी जवाबदार है वो जेल के सलाखों के पीछे अरे जाएगा। सर बिहार में पुल गिर गए, रेलवे दुर्घटनाएं हो रही निरंतर, कोई दुर्गंध है इनको बताइए मुझे आप। बिहार में कितने पुल गिर गए? 17। मैं थोड़ा महाराष्ट्र लगाता हूँ, बिहार में कितने 17 पुल गिर गए? देखिए रोज दुर्घटनाएं रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही है, कौन जिम्मेदार है? 10 लाख नहीं, करोड़ का रेलवे कोयला के साथ घोटाला आपने किया था। बिहार में पुल गिर रहे हैं, दिल्ली से 1 रुपया आता है क्या तो लोगों बताएं? के पास मतलब 15 ये तो पैसा आपकी पहुंचता है, सरकार की 50 वो है। पैसे का भ्रष्टाचार होता है। आप जवाब दीजिए, द्विवेदी जी इसका। 300 टन, आप 10 300 लाख करोड़ के कहाँ से कोयला आया? घोटाले का जवाब दीजिए। 300 आप 1 लाख टन 70,000 आरडीएक्स करोड़ के कहाँ से आया? घोटाले का जवाब पुलवामा में? दीजिए। आप पुलवामा जवाब में दीजिए 300 राजीव टन गांधी आरडीएक्स कहाँ से आया? मुझे बताइए। 85 पैसा दिल्ली से अरे निकलता मुझे था, बताइए, 15 पुलवामा पैसा में 300 गरीबों के टन जेब में आरडीएक्स पहुंचता कहाँ से था। आया? इतना बड़ा मुझे घोटाला बताइए पहले आप ये। घोटाले के कारण 300 वहाँ टन देश की आरडीएक्स जनता ने कहाँ से कांग्रेस आया? अभी पार्टी तक को क्यों नहीं पता 15 चला? साल से लगातार घर पे बिठा दिया है। आज 12 साल हो गए आपको घर पे बिठाया। देश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ आपके घोटालों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण नेशनल हेराल्ड में आज जमानत पे है राहुल गांधी, जमानत पे है वाड्रा। क्या बात करते हैं आप? अरे भैया, तुम्हारा गृह मंत्री तो भ्रष्टाचार की गंगा है गृह मंत्री कांग्रेस तो पार्टी, भ्रष्टाचार की आपने गृह मंत्री तो कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार का कुंड है कांग्रेस पार्टी। आज आपके एनडीए अलायंस के आम आदमी पार्टी अरे के गृह मंत्री तो नहीं कौन है भाई? जेल में, आप गृह मंत्री तो नहीं कौन है? मुख्यमंत्री जेल में, अरे आज गृह आपके मंत्री तो सारे नहीं कौन है भाई? जेल में, भ्रष्टाचार के मामले के अंदर गृह आप मंत्री किस तो नहीं भ्रष्टाचार कौन है? की बात करते हैं? आपके मुंह से ये भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती अरे है। गृह आप मंत्री तो भ्रष्टाचार नहीं की कौन बात है करेंगे भाई? तो पहले आप 10 लाख करोड़ कोयला घोटाले का जवाब दीजिए। 1,76,000 अरे करोड़ तो कोयला घोटाले में जो लोग थे वो तो बीजेपी में जवाब है दीजिए सर। राजीव गांधी अरे का। सुनिए तो सिर्फ पहले 1 रुपया भाई। निकलता था और 15 सर पैसे कोल स्कैम पे रेड्डी ब्रदर्स तो बीजेपी में आ गए। अरे सुन तो लीजिए पहले। घोटाला आप करते हो, ये आपके पांडे जी साहब, अरे पांडे जी, रेड्डी ब्रदर्स तो दोनों बीजेपी में है। चलनी है कांग्रेस अरे पार्टी, आप तो घोटालों की एकदम- चलनी है अरे कांग्रेस भाई, पार्टी, हिंदुत्व सुन की तो विरोधी लीजिए। है कांग्रेस पार्टी, सनातन अरे- द्रोही है कांग्रेस सर पार्टी। रेड्डी ब्रदर्स दोनों बीजेपी में आ गए हैं सर। दोनों को बीजेपी में वेलकम कर लिया गया है। कोल स्कैम के एक्यूज दोनों रेड्डी ब्रदर्स अब बीजेपी में है सर। कोई दिक्कत नहीं है राजीव जी। जितने भ्रष्टाचारी देश के हैं, कितने भ्रष्टाचारी देश के हैं, वो सब बीजेपी में आ गए। और जो पैसे खर्चा हो रहा है, 300 टन आरडीएक्स कहाँ से आया? तड़ी पार गृह मंत्री कैसे? बड़ा बनाया था एक तड़ी पार को गृह मंत्री कैसे बनाएंगे? पार्टी ने जब इन सारे लोगों का पाला पोसा भ्रष्टाचार किया और उनसे सर, जेल भेजा था कांग्रेस। वसूली किया, चुप रहे गृह उनसे मंत्री। पैसा वसूली किया। हाँ, सर, डॉक्टर 100 मनमोहन करोड़ सिंह की के वक्त वसूली मुंबई में दोनों आपने जेल में किया। थे। आपके- सर, डॉक्टर आपके मनमोहन जो सिंह की पुलिस सरकार के कमिश्नर दौरान थे, उन्होंने ये सब लोग जेल में थे। 100 करोड़ की वसूलीबाज सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये सब लोग जेल में थे। के पैसे, कफन के पैसे सुनेंगे खा गए। नहीं? क्या पुतले में 50% कमीशन हुआ था? पुतले में क्या 50? अरे पांडे जी, भाई, जितेंद्र अवार्ड जी का आरोप है, जितेंद्र अवार्ड जी का आरोप है कि 50% कमीशन खा लिया था पुतले में। क्या ये कमीशन 50% खा लिया था? अरे पांडे राजीव जी, गांधी जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था, 85% सर, राजीव गांधी जी दुनिया में नहीं है। करने का तो खुद स्वीकार किया था राजीव सर, गांधी जो ने। प्रदीप जी ने सवाल पूछा वो तो उसका तो जवाब दीजिए। अरे पांडे जी, पुतले में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में क्या कमीशन खाई गई? करना ये असंवेदनशील है क्या राजीव जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में कमीशन खाई गई? उसके लिए हमने माफी मांगी है, उसके लिए हमें दुख है, उसके लिए हमें खेद है और बहुत दुख है, हमें आत्मा से बहुत दुख है। लेकिन तो सर, एक चीज तो बता दीजिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जितेंद्र अवार्ड साहब बोलते हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब बोलते हैं, आपने शायद सुना नहीं प्रदीप जी ने क्या कहा। अरे शैलेश पांडे जी, जरा सुन तो लीजिए। आप अगर बोलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपके बाद हम नहीं बोलेंगे, शो तो कंटिन्यू रहेगा ना, ऐसी बात तो नहीं है। पांडे साहब 1 मिनट, सर 1 मिनट प्लीज। जितेंद्र अवार्ड साहब ने आप पर आरोप लगाया है कि 50% कमीशन खाई गई पुतले की बनावट में। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर जितेंद्र अवार्ड साहब गलत बोल रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कीजिए प्लीज। अब आप बोले बिल्कुल पांडे उनके साहब। मैं बातों का खंडन करता हूं, उनका आरोप बेबुनियाद है। ये क्या आरोप करेंगे? 100 करोड़ के वसूली का आरोप के कारण इनके गृह मंत्री जेल गए।
100 करोड़ का वसूली इनकी सरकार करती थी। बस आज वो 1 कोविड के करोड़ अंदर- बदल गई, 100 करोड़ वसूली 1 करोड़ बदल गई, 100 करोड़ वसूली 1 करोड़ बदल गई। और जो वसूली का आरोप लगा रहा था वो देश छोड़ के भाग गया, वो देश छोड़ के भाग गया। इन्होंने तो जो 100 करोड़ का आरोप लगाने वाला देश छोड़ के भाग गया। और बड़ी 1 करोड़ की बड़ी भ्रष्टाचार किया, 1 करोड़ 70 लाख जब पड़ा 100 करोड़ के बाद। अरे क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। 1 करोड़ में आ गया वो, 100 करोड़ का आरोप जो था वो 1 करोड़ में आ गया। देश को 65 साल तक भ्रष्टाचार के गर्त में डालकर रखा, भ्रष्टाचार के गर्त में 65 साल तक रखा देश को। आज इन्होंने सैकड़ों साल पीछे लेके गए, देश को गर्त में डालने का काम किया। इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात नहीं शोभा देती है। और इनको अगर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं तो सबसे पहले इनको गृह मंत्री क्यों बनाया गया? कोयला घोटाले की बड़ी बात जो गृह मंत्री क्यों बनाया गया बताइए मुझे आप। बड़ी बात जो गृह मंत्री क्यों बनाया गया? एमबीए का जो बिहार में क्यों बह रहे हैं, क्यों बह रहे हैं? 300 टन आरडीएक्स कहां से आएगा? 300 टन आरडीएक्स कहां से आएगा जम्मू कश्मीर में? 44 सैनिक बने, उनको क्या क्या दिया गया आप बताइए। 44 सैनिकों को क्या सुविधाएं दी गई? उनके परिवार सुविधाएं क्या दी गई? बात सुनकर 44 सैनिकों के परिवार सुविधाएं क्या दी गई? अरे हिंदू हृदय सम्राट 44 सैनिकों के परिवार को सुविधाएं क्या दी गई? आप भूल गए? पांडे जी सुनिए तो, आप सेना के 300 टन आरडीएक्स कहां से आया? आज कांग्रेस के साथ जाकर आप चाइना ने जमीन ले लिया, सेना के वीरता पर ऑपरेशन जेट खड़ा करते हो, आरडीएक्स की बात करते हो। अरे सेना के वीरता के 300 ऊपर टन आरडीएक्स कहां से आया? प्रश्न उठाना ये देश का है। और आप कांग्रेस के साथ जाकर तो शैलेश पांडे जी, आपकी बात में हो सकता है सच हो, गाड़ी में डालकर आज जिस तरह का ये अपमान आप कर रहे हो। 300 टन आरडीएक्स कहां अरे से सर आया? एक मिनट, अरे द्विवेदी जी एक सेकंड रो रही होगी। अरे पांडे जी शांति, एक मिनट। तो पांडे जी ये जरा बता दीजिए, हाथ जोड़ करके बड़े सम्मान से, बड़े आदर से आपसे पूछ रहा हूं, जो सिख लड़का जो था, अब उसका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा बेचारे का, जिसने कोई 12 के 15 चाइना के सोल्जर्स, चाइना के 16 के 17 चाइना के जो सोल्जर्स थे उसको अपने हाथों से मारा, जिन्होंने वो उनके ब्रिगेडियर साहब का जिन्होंने कत्ल किया था, उनको अपने हाथों से मारा, कर्नल साहब का जिन्होंने कत्ल किया था, उनके माता पिता किसान आंदोलन में शामिल थे। आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि वहां तो बलात्कार हो रहे थे और किसान जो हैं वो कातिल हैं, पता नहीं कितनों को लटका रहे थे लाशों को। सर ये क्या है पांडे साहब? दिस इज नॉट राइट सर, दिस इज नॉट राइट, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड आई एग्री आप लोगों ने किया है। आज भी नड्डा साहब ने, मैंने सुना है, आज भी नड्डा साहब ने उनको तलब किया और जो कुछ नड्डा साहब को उनको कहना था उन्होंने कहा है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों की और किसानों की पत्नियों की इस प्रकार आगे चल करके कोई बेइज्जती नहीं होगी। पांडे साहब प्लीज। बिल्कुल नहीं, देखिए राजीव जी, किसान हमारे अन्नदाता है जी, हमारे माई बाप है जी, आज उनकी वजह से हमें भोजन मिलता है जी, हम उनका पूजा करते हैं और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज किसानों का जब आंदोलन हुआ था उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए, उनके भावनाओं को सम्मान देते हुए जो बिल लाए थे वो बिल को वापस लिए थे। 700 लोग बदनाम हुए, 700 लोग, और यही 700 किसान बदनाम हुए, यही सम्मान मिला था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को। और हमारी जो नीति है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, वो किसानों के हित में है, किसानों के हित में। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, तो सर वो एमपी साहिबा जो हैं क्या आगे भी अगर ऐसा बोलती हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर भारत, वहां के किसान गए थे। महाराष्ट्र के किसान तो नहीं शामिल हुए थे, तमिलनाडु के तो नहीं शामिल हुए थे, सर महाराष्ट्र के शामिल हुए थे, सर विदर्भ से लोग गए थे, विदर्भ के लोग थे, विदर्भ के लोग थे, तमिलनाडु के भी लोग थे, आंध्र प्रदेश से भी लोग गए थे। उस तरह का वो षड्यंत्र था। सर ऐसा नहीं,
सर ये फिर आप वही बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप सपोर्ट करते हैं कंगना रनौत जी ने जो कहा? नहीं, मैं कंगना रनौत के वही बोल रहे हैं आप कि षड्यंत्र था। अरे कहां से षड्यंत्र हो गया यार, क्या बात कर रहे हैं आप? फौजियों के मां बाप, रिटायर्ड फौजी उसमें उस आंदोलन में शामिल थे, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? क्या षड्यंत्र था सर? किसान अगर अपने हक के लिए लड़ता तो वो षड्यंत्र हो गया। इसी तरीके से जैसा ममता बनर्जी आपके खिलाफ बोल रही है, जैसा ममता बनर्जी आपके खिलाफ बोल रही है कि ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, आप भी वही बात कर रहे हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता किसानों है। के हित में बिल मोदी जी ने वापस लिया कि नहीं? किसानों का सम्मान सर किसानों के हित में था या नहीं था, ये तो किसान तय करेंगे ना। सम्मान करते हैं। सर किसान कहता है मेरे हित में नहीं है, सर किसान कहते हैं मेरे हित में नहीं है। मेरा सवाल मेरी जानकारी इतना ही था कि उस आंदोलन में सिर्फ कितने कहां के किसान थे और कहां के नहीं थे? देश सर बहुत पंजाब, बड़ा है। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और छोटी छोटी डेलीगेशन अलग अलग स्टेट से भी आई थी। बीकेयू जो है भारत किसान यूनियन के तकरीबन सभी किसान उसमें शामिल थे। सर हम लोगों ने कवर करी है, सर हमारे सामने तो मत बोलिए ऐसा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, देश के सर हमसे ज्यादा मत बोलिए। वेस्ट बंगाल से लोग नहीं थे सर, पश्चिम बंगाल के लोग नहीं थे, महाराष्ट्र के लोग थे। सर विदर्भ क्या, सर विदर्भ हिस्सा नहीं है महाराष्ट्र का क्या? किशोर तिवारी जी के नेतृत्व में एक 2000 किसानों का डेलीगेशन गया है वहां पे। क्या बोल रहे हैं सर आप? तो सर हमने सम्मान किया ना उनका। सर क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए प्लीज सर। मैंने कहा ना, मैंने उनका सम्मान किया, हमने सम्मान किया, हमने बिल वापस लिया, उनका अब सम्मान अब किया। आप फाइनल क्वेश्चन सर, फाइनल क्वेश्चन। हाँ, आप नॉट द फाइनल क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट वील कम टू महाराष्ट्र। सर प्लीज, ये दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, मैं ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है सर। द्विवेदी जी, पांडे जी, ये मेरा बहुत सीरियस सवाल है और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, प्रदीप जी काम कर रहे हैं, पिछले 20-25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। सर क्या है, रेलवे ट्रैफिक जो है, जो भी सरकार आती है, सिर्फ आप ही की सरकार नहीं, पिछली जो भी सरकार आई है, जो भी रेलवे मिनिस्टर बनता है, क्योंकि उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसके लोग होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर होता है, वो नई ट्रेन शुरू कर देता है, हाई स्पीड ट्रेन शुरू कर देते हैं। सर हाई स्पीड ट्रेन शुरू तब कीजिए जब आपके जो रेल्स हैं, रेल ट्रैक्स जो हैं, जब तक आप उनको अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक सर ये एक्सीडेंट होते रहेंगे। नाउ देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ, आई एम रियली टेलिंग यू, right now what is happening is the railway network is not strong enough to withstand the speed of the Vande Bharat trains. सर वो बहुत तेज चलती हैं ट्रेन, 100 की स्पीड पे चल रही हैं। रेलवे ट्रैक्स जो हैं उनका अपग्रेडेशन है वो बहुत स्लोली चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बहुत स्लोली चल रहा है। उसके ऊपर सरकार को, आप सब लोगों को, इनफैक्ट सभी पार्टीज को इकट्ठे होकर के एक बहुत मतलब एक इमरजेंसी बेसिस पे निर्णय लेना पड़ेगा। सर 7 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं 2024 में ही, 7 मेजर एक्सीडेंट्स, आज तक कभी नहीं हुआ। पांडे साहब बताएं प्लीज। जी देखिए, रेलवे के जो भी ये विषय है, ये पटरियों के अपग्रेडेशन के काम शुरू है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम सर बहुत स्लो है सर, बहुत स्लो, युद्ध स्तर पे शुरू है। देखिए सर, देश बहुत बड़ा है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी से कालीकत और कामाख्या तक आज हम देखेंगे तो दिन रात रेलवे के अंदर काम हो रहा है, पटरियां बिछाई जा रही है, नए नए अपग्रेडेशन चालू है, इलेक्ट्रिक उसका ऊर्जाकरण का काम शुरू है। और हमें बहुत सारी जगह जब पुरानी हो जाती है तो उसकी नूतनीकरण का भी काम शुरू है। इतनी बड़ी जनसंख्या, आज रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और सबसे ज्यादा अधिकारियों का, कर्मचारियों का रखने वाला वो विभाग है हमारे देश का सबसे बड़ा। और उन सारे विषयों को ध्यान में तो क्या आप निजीकरण कर रहे हैं रेलवे का? आप प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं क्या? मोदी साहब कह रहे हैं कि, द्विवेदी जी आपके लिए है कि मोदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 5 थे, आज 20 आपके चल रहे हैं, अलग अलग मेट्रो रेल और मोनो रेल और अलग अलग प्रकार के 22 नए शहरों में मेट्रो शुरू हुई है नामबियर जी, 22 नए शहरों में। हाँ वही 22 नए शहरों पे। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है द्विवेदी जी? बोलिए सर। द्विवेदी जी, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? सर पांडे जी, द्विवेदी जी बात सुनिए। पोलैंड में गए थे, बोले कि आपके पूरे संख्या पोलैंड के वो हमारा मेट्रो रेल में एक दिन में घूमते हैं, तो ये क्या उपलब्धियां नहीं है द्विवेदी जी? द्विवेदी जी बोलिए प्लीज। सर प्रदीप जी, बजाज जी, बोलिए बाप सर। पौधा लगा दे, बाप जो है एक पेड़ लगा दिया, बाप ने पौधा लगा दिया।
बेटा उसे खींच रहा है, तो बड़ा कौन? बड़ा तो बाप हुआ ना सर। जब कांग्रेस ऑलरेडी मेट्रो चालू कर चुकी थी, जितने पुल थे वो चालू, आयुर्वेद संस्थान चालू कर चुका था, जितनी चीजें थी, रेलवे लाइन जो कोयला का इंजन था इसे बना दिया उसने बिजली की इंजन। तो बाप ने लगाया पेड़, भारतीय जनता पार्टी है उसके बेटे जो है पानी डाल रहे हैं। तो कोई नया काम तो नहीं कर रहे ना, नया काम कर रहे वंदे मातरम ट्रेन चला देंगे, भले स्पीड पटरियों में जान हो ना हो, चला दी इन्होंने भाई, तो भले रोज एक्सीडेंट करें। पुल बहते चले जा रहे हैं, जो ये पुल बनवा रहे बिहार में वो बह रहे हैं। सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा अगर दुर्घटनाएं हुई है, अभी 4-5 दुर्घटनाएं हो चुकी है रेलवे में। सात इसका जिम्मेदार कौन है? 5 मेट्रो रेल का 20 मेट्रो रेल हो गए, 5 मेट्रो रेल का 20। 2014 तक मोदी जी का आंकड़ा है सिर्फ 5 मेट्रो से 5 सिटी में, आज 20 सिटी में ऑपरेशनल मेट्रो है। द्विवेदी जी, ऑपरेशनल, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ फत्तरनाल की इनॉग्रेशन किए, 20 जगह मोदी जी प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी, हाँ एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन ने अपना धंधा व्यापार लगाया और उसने अपने लड़के गंडोगल कर दिया। तो वो लड़का जो है वो तो वैसे बिजनेस तो आगे बढ़ा रहा था। वही देश की हालत है, सुई से लेके हवाई जहाज बनाने काम कांग्रेस पार्टी सरकार ने की, आयुर्वेद संस्थान बनवाए, IIT बनवाए, IIM बनवाए, तमाम बनवाए। ये क्या काम कर रहे हैं? उनको बेचने का काम कर रहे हैं। 10 साल में 300 मेडिकल कॉलेज है मोदी जी ने, 300 मेडिकल कॉलेज पांडे जी से पूछिए। LIC बेच दो, BPCL बेच दो, सार्वजनिक उपक्रम जो है इस देश के उनको बेच दो। 75,000 मेडिकल सीट्स एडिशनल क्रिएट किया 10 साल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक सार्वजनिक उपक्रम लगाए गए। इनका क्या काम आया? देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश को बेच रहा है। मैं सीधे कहता हूँ, एक बार BPCL बेच दी, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं। बताइए, सबसे दिमाग रेलवे बेचने क्या मतलब है? LIC बेचने क्या मतलब है? 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया मोदी साहब ने। आज इनके राज्य में गरीब होता चला जा रहा, और जो अमीर है उसके जीरो बढ़ते चले आ रहे हैं, उसके जीरो बढ़ते चले आ रहे हैं। गरीब के मध्यम वर्गीय जीरो घटते चले आ रहे हैं, वो नीचे चले आ रहे हैं। यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन, आज एक किसान भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का कौन झेल रहा है? महंगाई बेरोजगारी का भार आज किसान उठा रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ गए, किसानों को दिक्कत हो गई, बीज के दाम बढ़ा दिए, तमाम चीजें। आज सरकार ने घी पे, आटा पे, चावल पे, दाल पे, तो क्या महंगाई दूध नहीं पे बढ़ी थी? GST डीजल लगा के दाम नहीं दी। बढ़े थे, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे, बीज के दाम नहीं बढ़े थे, फ्लैट्स के दाम नहीं बढ़े थे। पहले आपकी कमाई 20,000 थी, आज 20,000 की जगह 1.5 लाख रुपए आप पगार ले रहे हो। तो किसने कह दिया आपसे कि हवाबाजी ना करिए यहाँ पे? आज जाइए, हवाबाजी ना करिए, आपके घर में अगर कोई नौकरी हवाबाजी ना करिए, हवाबाजी ना करिए। कितना 2.5 लाख करोड़ का ऋण है देश में। नहीं, मुझे बजाज साहब 2.5 लाख करोड़ का ऋण है। कितना ऋण है? उसमें 80 लाख करोड़ था, 2.5 लाख करोड़ का ऋण है। आपने महंगाई बढ़ाया, महंगाई कितना है बताइए देश में? देश में ऋण कितना महंगाई को है? स्थिर करने का काम हमने किया है। देश महंगाई में बढ़ाने ऋण का कितना काम हो गया आपने बताइए? किया है। और ये जो आप चैनल पे खुलेआम सबके हो रहे, ये बेच रहे वो बेच रहे, ये इस तरह का नामियार जी, राजू जी, आप बताइए कौन सी चीजें बेची गई हैं इस तरह का? और वो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल पांडे नहीं जी, बोलना बहुत चाहिए। लंबा हो जाएगा डिस्कशन, नहीं, बहुत और लंबा हो जाएगा। ये यही नीति है कांग्रेस की, एनडीए अलायंस का। 4 करोड़ दिवेश जी, 4 करोड़ आवास योजना, ये हो जाएगा। सब 4 करोड़ घर बनाए। काम करते हैं। आप कितना भी झूठ बोलो, कितना भी अफवाह उड़ा लो, देश की जनता इस चुनाव के रिजल्ट के बाद सब समझ में आ गया है। सब समझ में आ गया। आज देश की जनता भी जागरूक हो गई है। आपके नीतियों के कारण आज देश गर्त में चला गया था। आज अगर नरेंद्र मोदी जी की नीति सही नहीं होती तो ये इतिहास लिखा नरेंद्र मोदी जी ने कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार जिसको जनता ने चुन के दिया है,
तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता जनार्दन ने चुन के दिया है। ये इतिहास लिखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, एनडीए ने किया है, भारतीय जनता Right, पार्टी we are ने waiting किया for है। the fourth तो term आप also, right? त्रिवेदी जी, Now, 3 करोड़ घर, 3 करोड़ आवास और 50% महिलाओं को देंगे घर। गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है। आज 5 करोड़ लोगों को जिनके सर पे छत नहीं था, घर नहीं था, उनको घर देने का काम किया है, बेसहारों को सहारा दिया है। आज इतना बड़ा उपलब्धि किया है। आज 5 शहरों में मेट्रो था, आज 22 शहरों में मेट्रो हुआ है। आज कितने नए नए एम्स खोल दिए, नए नए IIT खोल दी, नए बड़े हॉस्पिटल्स खोले। हाईवेज की जो संख्या थी वो नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, आज वो लेकिन सर, हाईवे टूट भी रही है सर। की संख्या में हो गया। जाति जनगणना से डरते हैं, राहुल गांधी जी का आरोप है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जाति जनगणना से आप डरते हो पांडे जी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जाति जनगणना से डरते हो आप। आने वाले भैया, लपेटे रहो, लपेटे रहो, लपेटे रहो। लपेटे रहो, लपेटे रहो, लपेटे रहो। Right, now let come back, come to the final question. बनाने का संकल्प सर, ऐसी बात नहीं है। पांडे जी और द्विवेदी जी, पांडे जी और द्विवेदी जी, आप दोनों के दोनों बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं दोनों। मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूं। पांडे जी, एक सेकंड सर। पांडे जी, आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही की बात कर रहा हूं। 10 साल में मोदी सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेलियर्स भी हैं, हर सरकार की होती है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ सारे के सारी अगर उपलब्धियां ही होंगी तो क्या वो तो फिर देवताओं की सरकार हो जाएगी ना, और देवता भी फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो द्विवेदी जी, आपसे एक सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है, जरा इस पर जरा गौर फरमाएं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जो परफॉर्मेंस है बहुत जबरदस्त रही, आपको 31 सीट्स मिली, ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी की जहां पर 23 सीटें थी, आपकी कितनी, 12 रह गई प्रदीप जी? I think they came to 12. नौ सीटें रह गई बीजेपी। ना माई पॉइंट इज दिस सर, असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो अलग होता है। क्या है कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि माइनॉरिटीज का कंसंट्रेशन, पूरी माइनॉरिटी का जो वोट है आपकी तरफ गया, जिसकी वजह से बीजेपी हारी है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे साहब की सेना, उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही। अजीत दादा पवार साहब तो मतलब वो एक सुनील टटकरे साहब जीत गए, कैसे जीत गए मालूम नहीं, वो अपने बलबूते पे जीते हैं। लेकिन असेंबली में सर, जहां जहां पे माइनॉरिटीज की कंसंट्रेशन है, हो सकता है SC ST की कंसंट्रेशन हो, वहां पर हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहे। बाकी जो जनरल सीट्स हैं वहां पर आप क्या करेंगे सर? द्विवेदी साहब बताएं। देखिए बजाज जी, मैं अच्छी बता दूंगा आपसे, ये बात सत्य है कि अगर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री ना बने होते तो शायद इन्होंने शिवसेना को खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे जी को, या जो देश में उनकी जो समर्थक शिवसैनिक है उनको खत्म कर दिया होता। लेकिन चूंकि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये ईश्वर की कृपा है। वो तो बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन माननीय शरद पवार जी की इच्छा थी, कांग्रेस पार्टी वालों की इच्छा थी, नहीं उद्धव ठाकरे जी को बनना चाहिए, तो खैर वो बन गए। बनने के बाद उन्होंने जो चलाया प्रशासन, जो चीजें उन्होंने दी, उन्होंने जो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक तरफ से सभी के बारे में एक जैसा सोचा, और हर व्यक्ति को, चाहे किसान हो चाहे जो भी हो, हर लोगों को एक जैसा उन्होंने व्यवहार किया। आज वही चीज ऐसी है कि महाराष्ट्र की जनता को मालूम है, अगर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो शायद जो उनके 2.5 साल कार्यकाल था, स्वर्ण अक्षरण कार्यकाल था, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बढ़ाई की थी, बाहर भी बढ़ाई हुई उनकी, कोरोना काल था उस समय बढ़ाई हुई उनकी, काम करने के तरीके से बढ़ाई हुई, तो जो उससे जो इम्पैक्ट आया वो आज विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी अपनी तो सीएम कैंडिडेट बना देते, एनडीए के सीएम कैंडिडेट। द्विवेदी जी, उद्धव जी गए थे, राहुल गांधी से मिले, सोनिया जी से मिले, शरद पवार जी से मिले, मगर इतना उपलब्धि है, मानते हम लोग भी मानते हैं, बहुत जबरदस्त काम किया, तो एनडीए कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते उद्धव ठाकरे जी को सीएम कैंडिडेट? द्विवेदी जी, हम भी मानते हैं काम किए 2-2.5 साल में। बोलिए द्विवेदी जी। देखिए, उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई, अभी चुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, तो तारीख तो घोषित होने दीजिए चुनाव की।
क्योंकि ये चुनाव है की कि तारीख घोषित नहीं हुई अभी। जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वो कहते हैं कि अगर उद्धव जी को आप कैंडिडेट घोषित कर देंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप बताएं सर, पांडे साहब, नहीं क्या सर, नहीं। लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं आपको लगता है वही रिपीट होंगे असेंबली में सर? देखिए, मैं ये जरूर कहता हूं, जो विषय पे चर्चा हो रही थी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा आपने सुना होगा। यहां पे कांग्रेस आपने पार्टी देखा होगा, पांडे जी सॉरी आपको रोक रहा हूं, कि ये जी, जी। चारों लोग जो यहाँ बैठे हैं उसके सिर्फ एक ही आदमी की दाढ़ी है, वो मेरी है। मैं तिनका ढूंढ रहा हूं अपनी दाढ़ी में। नहीं, मैं ये आपके बोलिए लिए सर। नहीं कह रहा हूँ। मैं अब न तो हम सभी जो लोग इस वक्त चैनल पे डिबेट कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं कह रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए सर, मैं- बोलिए। चोर की मैं- दाढ़ी में तिनका, मैं चलिए। ये- मैं विशुद्ध रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूँ। जी वो तिनका कैसे कि लोकसभा में देखिए जो चुनाव के रिजल्ट आए, जो पार्टी का एक सांसद था और वो भी भगवान ने उनको वो नहीं रहे, यानी कि बाद में चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी का 0 सांसद महाराष्ट्र में रह गया। वो 0 से 14 चले जाते हैं, शिवसेना 21-22 से 9 पे आ जाती है, शरद पवार थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, जो नीचे थे वो। आज सही देखें तो सबसे बड़ा नुकसान महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी का हुआ। और यही कारण है कि कांग्रेस की बाहें खिल गई हैं। कांग्रेस को यह लगता है कि भाई जब हम 0 से 14 हो सकते हैं तो विधानसभा में भी हमारी सीटें हो सकता है कि क्यों ना ज्यादा है, शिवसेना से ज्यादा है, शरद पवार से ज्यादा है, तो हम क्यों उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएं या चेहरा बनाएं। और इसीलिए कांग्रेस के नेता शुरू से एक ही सुर अलाप रहे हैं कि जिस पार्टी की विधायक ज्यादा आएंगे उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि ये बात कांग्रेस की है, लेकिन हकीकत में महाराष्ट्र की आपको बयां करता हूं कि महाविकास आघाड़ी की कोई सत्ता आने वाली नहीं है। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार देखना बंद कर दे। पांडे जी, मगर सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हो गया। आप मुझे आप कहां थे, कहां पहुंच गए, कहां थे आप पांडे जी और कहां पहुंच गए? आरएसएस ने आपको कहा, नाम्बियार जी, हाँ, आरएसएस ने आपको कहा है कि आप नए चेहरे लीजिए एमएलए इलेक्शन से, विधानसभा के लिए नए चेहरे लीजिए। आरएसएस का उपदेश है आपको, नहीं तो और हार जाएगा आप। पांडे जी देखिए, आरएसएस जो है वो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है, हमारी मार्गदर्शक है, और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शन लिया है और वो मार्गदर्शन देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और वो एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र सेवी, राष्ट्रभक्त संगठन है और हम सदैव उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे और वो जो भी सुझाव देंगे हम उनको सराखों पे रखेंगे। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह के हालात महाविकास आघाड़ी में जो ये वाहवाही कर रहे थे उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे को आज पूरी दुनिया जानती है, पूरे महाराष्ट्र ने दे देखा है कि फेसबुक लाइव मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में 100 करोड़ का घोटाला हुआ, वसूली हुई। उनके कार्यकाल में कोविड अरे 100 करोड़ 1 करोड़ रह गया, मैं यही बता रहा हूँ ना पांडे जी। और सारे 100 करोड़ से भागो नहीं जाता। सरकार भी चलाए। अनिल देशमुख की देखिए, अनिल वकील देखिए, 1 करोड़ रह गया वो। ये 100 करोड़ का आरोप लगाने वाला मुंबई छोड़ के भाग गया। देखिए द्विवेदी 100 जी, मुझे करोड़ का जवाब आरोप देने लगाने दीजिए। वाला आप बोल रहे थे, मुंबई मैं छोड़ बीच के में नहीं भाग बोला। गया। वो द्विवेदी जी, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये तो तरीका गलत चीज है। मत बोलिए, ज्ञान मत दीजिए जबरदस्ती का, ज्ञान मत दीजिए। 100 करोड़ की बात मत करिए, 100 करोड़ की बात मत करिए। 100 करोड़ का जो आरोप लगाएगा वो 1 करोड़ बदल गया। 100 करोड़ का आरोप 1 करोड़ बदल गया। हवाबाजी मत करिए, हवाबाजी मत करिए। 100 करोड़ का आरोप लगाने वाला भाग गया, वो आरोप 1 करोड़ बचा। आपने चीज को मान लिया, सच्चाई सुनिए, पहले हिम्मत चीज रखिए। को मानिए। सच्चाई सुनिए। अरे सत्य बहुत अनिल कड़वा देशमुख होता पहले है। लगाएगा तो आरोप सच्चाई 100 सुनने करोड़ की का, हिम्मत वो 1 रखिए। करोड़ पे बदल गया। और आपका सारा ढोल का पोल खत्म हो गया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की आत्मा बहुत दुखी है। आपने हिंदुत्व को लात मार दिया। आपने सनातन धर्म के विरोधियों के गोद में जाके बैठ गए थे। तो पांडे जी अलायंस के डीएमके और के लोग द्विवेदी जी, सनातन को एड्स और कीड़ा और क्या क्या कहे, रामचरितमानस का अपमान किए, भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिए, भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में
का बहिष्कार किया। सर, वो बहुत लंबा हो जाएगा पांडे राम जी। का बहिष्कार किया। सर, राम और जन्मभूमि का के अपमान मंदिर किया। की छत चो रही देशभक्तों का थी, अपमान किया। पानी सनातन टपक रहा था का उसमें से, अपमान क्या बात कर रहे हैं सर? और जो राम मार गए उसमें 6 फुट बड़ा गड्ढा पैदा हो गया था सर, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सर, ये बता दें, आपने 100 करोड़ की तो बात करी, और हिंदू समाज आपको माफ नहीं करेगा। सर कौन माफ सा नहीं हिंदू करेगा। समाज, उसकी भी बात बांग्लादेश करेंगे, में इतने सारे लेकिन ये तो हिंदुओं बता की दीजिए हत्या हुई पांडे है। जी, माँ बहन बेटियों की हत्या हुई। एक शैलेश शब्द नहीं पांडे बोला जी, शिवसेना ने, एक अरे शब्द नहीं शैलेश बोला पांडे हिंदुओं के लिए जी, उद्धव ठाकरे ने। अरे बल्कि शैलेश पांडे जी, मुंबई चलते के चलते प्रचार में आज ये भव्य आदरणीय विरोध के सम्माननीय जो अपराधी थे, प्रधानमंत्री जी, वो इनका प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री पाकिस्तान नरेंद्र का मोदी प्रचार, जी ने मुंबई बम ब्लास्ट भोपाल आज में इनके- एक सभा आज में इनके- कहा, इनके रैली सर, में पाकिस्तान के अरे झंडे पांडे लगाए जा रहे जी, हैं। आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे कि सुनेंगे भी? जरा सुनने का भी साहस रखिए। अरे पांडे जी, सुनने का भी साहस रखिए। पांडे जी, सुनने का भी साहस रखिए। अरे पांडे जी, सुनने का भी साहस रखिए ना। 70,000 करोड़ रुपए का गबन, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम, वो आज की तारीख में आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। 70,000 करोड़ स्कैम, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। वो स्पीच अभी भी पड़ी है मेरे पास, अगर आप बोलो तो मैं सुना दूं। वो आज आपके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सर। वो 70,000 करोड़ कहां गए सर? वो तो ले आओ ना। 70,000 करोड़ रुपए कहां गए सर? तो ये दोनों तरफ अप्लाई होता है, 100 करोड़, 70,000 करोड़ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज है, असेंबली का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सर, बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। महाराष्ट्र की जनता महायुति क्या विजय करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम, हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पांडे जी, द्विवेदी जी, अरे दोनों महाब्राह्मण हमारे साथ है सर, क्या भाग्य हमारे। देखिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर। Right, that was interesting, but that's the way I think the elections are going to go. It's going to get more and more interesting as we approach the date of the assembly For me, elections. it's very clear. I don't think the Mahayuti is going to, because they're trying to find, if RSS has told the BJP that you need to have new candidates everywhere, it signifies that something is wrong. And the rank and file of the BJP is unhappy with what's happening, where BJP is concerned. Eknath Shinde seems to be gaining. Ajit Pawar is going to lose everything. I mean, you don't need an astrologer or political pundit to tell this, that Ajit Pawar is Pradeep going ji, to do lose. you see the BJP in the BJP today? Around देवेंद्र फडणवीस, That's it. आप खुद बोलते हैं प्रसाद लाड साहब दिख रहे हैं वहां पे, प्रवीण दारेकर साहब दिख रहे हैं। RSS gave them an indication. He said, change the faces. We don't want these faces. Get the new faces. I think the agree with BJP you. rank and file. I think the BJP should go back to its old values, very frankly speaking. जरा देश सेवा, समाज सेवा, जन सेवा का जो भाव है उसको ज़रा आप उजागर कीजिए, और जिन लोगों ने असल में काम किया है उनको ज़रा आगे बढ़ाइए। मुझे ऐसा लगता है जो अभी जो लोग हैं, प्रदीप जी, आपको खुद ही दिख रहा है, कोई मतलब मर्सिडीज एसयूवी में घूम रहा है, कोई किसी के पास रोल्स रॉयस है, किसी के पास बेंटली है, किसी के पास ना जाने क्या क्या है। मतलब ये लोग देश सेवा कहाँ से करेंगे? आप खुद सोच के बताइए। मतलब आई डोंट थिंक सो। इन एनी इवेंट it will be very interesting by the time we reach the assembly election, and as you rightly said, the BJP really has to get its act together. And Because the entire episode, the biggest loser has been the BJP. That's if right. you see the Lok Sabha elections, the biggest loser is the BJP. And if you see this, there have been 3 people actually who have gained. One, of course, is Eknath Shinde. Number 2, of course, is Sharad Pawar Sahab, and the third, the Congress. From zero, look at the way they've come the out. biggest gainer actually. The Congress is the biggest gainer. And he was saying 14, actually he's 13, isn't it right? 13 सीटें हैं ना कांग्रेस, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मतलब वो 14 बोल रहे थे, 14 नहीं है शायद 13 है सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ। Unless there has been one more seat which has been added from somewhere, I don't know. But as far as I remember, 13 Lok Sabha seats is what the Congress has won. From effectively zero, from 1 to From 13. 1 to 14. It's huge. 13. It's huge. What a jump. And look at Navneet Rana. She won as an independent and lost as a BJP candidate. I mean, that says something. Very frankly speaking, that really and truly I says mean, something. you've got about 7 to 8 central ministers losing, That's right. where Maharashtra is concerned. That's right. Absolutely right. And number 2, this thing is not going to go away. What I asked Mr. Pandey to comment on. आप अभी बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ और उसके बाद वही लोग आपके साथ आ गए। सर, ये भूलने वाली बात नहीं है। The point is, People are going to remember BJP this. didn't need to do what they did.
No, जरूरत they ही नहीं था ये सब करना, क्या जरूरत था अजित पवार जी को लेके आके, क्या फायदा हो गया? Exactly. ना यूनियन, ना लोकसभा इलेक्शन में फायदा हुआ, ना I agree totally with what स्टेट में फायदा हुआ। I agree totally with what the organizer editorial said कि एनसीपी को अपने साथ लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उससे भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे सेना का कोई फायदा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे जी को लाना मानते हैं, वो ठीक था। You had the majority Yes, along with Eknath that's Shinde right. ji, क्या जरूरत था? Personal vendetta against Sharad Pawar ji. That is the only reason I can see that आपने अजित पवार And you revived Sharad Pawar. And the process, what is the bargain है? आप ऐसे लोगों को भेज दिया, अशोक चौहान जी, आप ऐसे लोगों को भेज दिया, मिलिंद देवरा। मिलिंद देवरा, बाबा I mean, come on. सिद्दीकी, Come on. I mean, क्या है? जो सब हारे हुए लोग, जो अपना चुनाव हारे हुए लोग थे, उनको आप भेज रहे हैं अलग अलग जगह पे, टू द डेट्रीमेंट ऑफ योर ओन पीपल। आप ये बताइए ना, अपने लोगों को आपने क्यों नहीं भेजा, आप इनको क्यों भेज रहे हैं? Which is sad, but that's it. That's all that we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। And of course, please do subscribe to the channel. वो घंटी भी बज गई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें, कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर भेजें। आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले तो नहीं कह सकते सर, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे सेना और शरद पवार एनसीपी, क्या ये एमवीए जीतने की कगार पर है असेंबली इलेक्शंस, या फिर आपको लगता है कि एनडीए वापस आएगी? क्या लगता है आपको? और अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? शुड इट बी देवेंद्र फडणवीस और शुड इट बी उद्धव ठाकरे? That's up to you. Of course, we'll talk some more about it when we meet you tomorrow. And in the meantime, by the way, Mr. Mukesh Ambani has announced a new offer after the AGM. 100 GB free per day starting July. His new AI powered Geo Brain. He started something new called the Geo Brain, which is going to be powered by artificial intelligence. And the primary offer is 100 GB free every day, which is fantastic. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself from Nation Now. You keep watching Nation Now. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।